गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन के 5वीं यानी 5th क्लास में, जिसमें हम मदरबोर्ड एंड डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स लेके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कल मदरबोर्ड के बारे में दिखाया था, आज उसका डिटेल चेहरा आपको दिखाएगा। ये हमारा मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है। ये एक पीसीबी है जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट लगा हुआ है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको अगर पकड़े तो इस तरीके से होगा। ये आपका प्रोसेसर सबसे ऊपर, ये कूलिंग फैन लगा हुआ है एक हीट सिंक के ऊपर, ये हीट सिंक है उसके ऊपर ये कूलिंग फैन लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। ये नीचे ये आपका प्रोसेसर हो गया, इसके नीचे ये को प्रोसेसर या फिर इसको हम नॉर्थ ब्रिज आईसी भी बोलते हैं, जो एक्चुअली ये एजीपी, ये ग्रीन कलर का जो स्लॉट आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ये एजीपी स्लॉट और ये आपका जो दो रैम यहाँ स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये रैम स्लॉट, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम ये नॉर्थ ब्रिज आईसी आपका करता है, जिसको हम को प्रोसेसर भी बोलते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक आईसी दिखाई दे रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज आईसी। क्या बोलते हैं इसको? साउथ ब्रिज आईसी। ये साउथ ब्रिज आईसी ये बाकी पीसीआई स्लॉट्स को, जो अदर पेरिफेरल कंपोनेंट डिवाइस को लगाने के काम आता है, या फिर बाकी जो इनपुट आउटपुट होता है, इन सबको यूएसबी वगैरह, बीजी वगैरह, इन सबको संभालने का काम कौन करता है? ये साउथ ब्रिज आईसी करता है। कौन करता है? ये साउथ ब्रिज आईसी। इसके अलावा इस मदरबोर्ड में आप देखेंगे तो एक बायस भी है, ये बेसिक, ये दिख रहा ना बायस, ये बायस आईसी बोलते हैं इसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं या सिग्नल बोलते हैं। एक्चुअली ये आपका रोम चिप है, जो मैंने आपको बताया था जब प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर रहा था। कंप्यूटर के बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो इस चिप के अंदर स्टोर होता है। इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिग्नल या बायस चिप भी बोलते हैं। ये हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर क्यों? ये चिप आपका हार्डवेयर है, इसके अंदर जो प्रोग्राम डाला हुआ है वो प्रोग्राम उसका सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ये आपका डिस्प्ले का आईसी है, साउंड का आईसी है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये आपका कुछ कंडेंसर्स लगा हुआ है साथ में। और अगर आप देखेंगे बाकी पेरिफेरल डिवाइस, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस कंडेंसर वगैरह छोटे छोटे डिवाइसेस और लगा हुआ है। पीछे से देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट वेल्डिंग करके लगाया गया है। ये हमारा पूरा मदरबोर्ड का फिगर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं इस मदरबोर्ड का काम करने का तरीका मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट में बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चले हम दिखाते हैं। सबसे ऊपर हमारा रहता है प्रोसेसर यानी सीपीयू, ठीक है। प्रोसेसर के अंडर होता है को प्रोसेसर या नॉर्थ ब्रिज आईसी। नॉर्थ ब्रिज आईसी दो चीजों को संभालने का काम करता है। एक आपका एजीपी स्लॉट को, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट को, जो ग्राफिक डाटा प्रोसेस करने के लिए मदद करता है। एंड साथ में दूसरा स्लॉट आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, उसको संभालने का काम कौन करता है? ये नॉर्थ ब्रिज आईसी करता है। ये नॉर्थ ब्रिज आईसी के साथ ये जो डाटा ट्रांसफर स्पीड आप देख रहे हैं सीपीयू के साथ, ये पूरे मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा होता है। इसको हम एफएसबी भी बोलते हैं। एफएसबी यानी फ्रंट साइड बस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब नॉर्थ ब्रिज आईसी का रहता है हमारा कौन सा? और एक आईसी जिसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज आईसी। क्या बोलते हैं? साउथ ब्रिज आईसी। ये साउथ ब्रिज आईसी हमारा बाकी डिवाइसेस यानी बाकी पीसीआई स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट जो आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, जैसे कोई साउंड कार्ड लगाते हैं, कोई वीडियो कार्ड लगाते हैं, कोई लैंड कार्ड लगाना चाहते हैं, वो इस पीसीआई स्लॉट के अंदर इसको लगाने की, तो जो हमारा पीसीआई स्लॉट्स होता है वो अदर कंपोनेंट को लगाने के लिए, अटैच करने के लिए मदरबोर्ड के साथ जरूरत उसका पड़ता है ना। जैसे कि आपका साउंड कार्ड हो गया, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आपका लैंड कार्ड हो गया, ये सब इसके द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा लगाना चाहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट साउथ ब्रिज आईसी और भी सपोर्ट करता है। और किस चीज को सपोर्ट करता है? आपका इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइस, यूएसबी डिवाइस, साउंड डिवाइस, इन सबको संभालने का काम भी किसका होता है? इस साउथ ब्रिज आईसी का होता है। साउथ ब्रिज आईसी और एक कंपोनेंट के साथ जुटे एक सपोर्ट करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं
बायस, क्या बोलते हैं, बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिग्नल है ना। ये बायस एक चिप है, रॉम चिप, जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है, बट इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसी को हम बायस प्रोग्राम बोलते हैं, इसीलिए इसको हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये बायस को पावर सप्लाई देने के लिए, मतलब पावर सप्लाई देने के लिए एक बैटरी भी होता है जिसको हम सीमॉस बैटरी बोलते हैं। सीमॉस बैटरी यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। ये बायस को पावर सप्लाई देते रहता है, और बायस में आपका बेसिक प्राइमरी डाटा जैसे डेट एंड टाइम वगैरह ये सब कुछ बायस के अंदर स्टोर रहता है, जिस वजह से आज आप जो डेट एंड टाइम देख रहे हो, कल जब सिस्टम को ओपन करते हो तो कल का डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बायस को आपका स्विच बंद करने के बाद, मतलब पावर बंद करने के बाद भी मदरबोर्ड को पावर मिलता रहता है, किससे? इस सीमॉस बैटरी से। इस वजह से इसको डेट एंड टाइम चलाने में कोई दिक्कत नहीं आता, और जो स्टोर डाटा है इसके अंदर इसको पकड़ के रखने में इसको कोई दिक्कत नहीं होता। अगर ये बैटरी निकाल देंगे तो आपका डेट एंड टाइम भी खराब हो जाएगा, और दूसरी बात जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन डाटा होता है वो आप उसको बार बार मांगना पड़ेगा, जो वो याद नहीं रख पाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा सीपीयू हो गया। सीपीयू के अंदर आपका नॉट ब्रिज आईसी जो दोनों चीज को सपोर्ट करने का काम करता है, तो एजीपी, दूसरा आपका रैम। एजीपी एक्सीलरेटेड ग्राफिक कोड, यानी जो आपका ग्राफिक सोल्यूशन होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग का काम होता है, वो इस एजीपी यूनिट के द्वारा होता है। ये रैम स्लॉट मैंने आपको बताया था, रैम यानी आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, इसी रैम स्लॉट के अंदर वो रैम कार्ड लगाया जाता है, जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करता है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा रैम है जो उस रैम स्लॉट के ऊपर लग जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, इसको लॉक करने के लिए साइड में जो पिन लग जाता है तो लॉक हो जाता है रैम स्लॉट के अंदर। ओके, इसके बाद आपका आता है साउथ ब्रिज आईसी। साउथ ब्रिज आईसी आपको इनपुट, यूएसबी, साउंड, इन सबको हैंडल करता है, साथ साथ पीसीआई स्लॉट्स को भी हैंडल करने का काम ये साउथ ब्रिज आईसी ही करता है। इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए और एक यूनिट रहता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं बायस, जो एक हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। इस बायस को पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है? ये सीमॉस बैटरी करता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मदरबोर्ड का ग्राफिक। आप अगर बोले तो पूरा मदरबोर्ड का काम करने का जो तरीका है, उसका ग्राफिक आप इस तरीके से देख सकते हो। ये आपका पूरा मदरबोर्ड का ग्राफिक डिटेल आपको मैंने दिखा दिया। आप लोग एक बार इसको ड्रॉ कर लो। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं, और ये मेरा सीपीयू, ये मेरा नॉर्थ ब्रिज आईसी, ये साउथ ब्रिज आईसी। अच्छा, यहाँ पर इसको एफएस भी बोला जाता है, डाटा पाथ को, और यहाँ पर जो डाटा चलाने के लिए डाटा पाथ होता है इसको हम बोलते हैं एलएसबी, यानी लोअर साइड बस। ठीक है, और ये मेरा बायस था, ये पीसीआई स्लॉट्स है, ये एजीपी, ये रैम। मैंने सारा डिवाइस आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीज आगे देखते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो प्रोसेसर लेके बात करेंगे। मैं अब इस पिक्चर के साथ एक बार दोबारा से आपको मदरबोर्ड को दिखा देता हूं। ये था आपका मदरबोर्ड जो आपने देखे थे, मैं आपको दोबारा से एक बार जूम करके दिखाता हूं। ये मेरा मदरबोर्ड था, सबसे ऊपर ये मेरा प्रोसेसर हो गया, ये मेरा रैम स्लॉट जहां पर रैम कार्ड लगाया था। ये देखो रैम स्लॉट का ये लॉक होता है, ये लॉक यहाँ पर ऊपर नीचे कर दो, रैम लगाओ और इसको दोबारा ऐड कर दो, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये आपका नॉर्थ ब्रिज आईसी हो गया, को प्रोसेसर जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, ये कोने में जो दिख रहा है इसको साउथ ब्रिज आईसी बोलते हैं, एक्चुअली ये साउथ ब्रिज आईसी हमारा। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हो ग्रीन कलर का, ये आपका वो एजीपी स्लॉट है। कौन सा स्लॉट है? एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बोलते हैं। ये वो पीसीआई स्लॉट जिसमें एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स लगता है वो इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका बायस होगा, वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिग्नल सिस्टम्स, जो एक रॉम चिप है जो क्या करता है, इनपुट आउट को कंट्रोल करने का काम करता है। बाकी ये तो आप पहले से जानते हो, यूएसबी वगैरह, और इधर के साइड में ये पावर स्लॉट होता है, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर पावर लग जाता है आपका। ठीक है, या आईडीए केबल वगैरह लगाने का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, जहां से आप हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इस बायस चिप को पावर देने का काम ये यहाँ पर एक बैटरी होता है जिसको हम सीमॉस बैटरी बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सीमॉस बैटरी होता है, छोटा सा आप देख रहे होंगे, है ना, बटन जैसा एक, है ना, ये सीमॉस बैटरी इसके अंदर लगाया जाता है। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी कनेक्ट कर दूंगा तो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई रहेगा, ये मदरबोर्ड खराब होने का डर रहेगा, है ना, इसीलिए मैंने इसमें से हटा के रख रखा है, यहाँ पर वो लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मदरबोर्ड का फिगर हो गया जो आप देख पा रहे हो आपके सामने। ये ऊपर आप जो देख पा रहे हो ये सारे ट्रांजिस्टर है, ये 3 टांग वाले ट्रांजिस्टर जो आपको बताया था ना मैंने। फर्स्ट जनरेशन में तो आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर, वो ये ट्रांजिस्टर है। ये कुछ कंडेंसर है, कुछ पावर फिल्टर भी होंगे, ये कॉइल्स दिखा रखा है ना, और ये नीचे और भी छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत छोटे छोटे, ये सारा रेजिस्टेंस या कंडेंसर लगा हुआ है छोटे छोटे, है ना, तो ये इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपका मदरबोर्ड था। ये मदरबोर्ड में ये हमारा प्रोसेसर है, ये पहले जमाने का प्रोसेसर है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये साइड में देखो एक पिन है, इसको खींचो
तो ये प्रोसेसर बाहर आ जाता है। ये देखो मैं प्रोसेसर को इसको खींच के ये बाहर निकाल लिए, ये मेरा प्रोसेसर बाहर आ गया। ये पहले जमाने वाला प्रोसेसर है, ये पिन वाले प्रोसेसर है। आजकल जितना भी प्रोसेसर है वो सब पिन लेस में आ रहा है, मतलब कोई पिन नहीं है। आपको लग रहा होगा ये गोल्ड का पिन है, पहले एक जमाना था सच में ये गोल्ड का होता, बट आजकल ये गोल्ड प्लेटेड होता है, कलर्ड, मतलब गोल्ड है नहीं। ये देखो ये इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्रोसेसर था, ये पिन वाले प्रोसेसर था। आजकल जो आ रहा है वो पिनलेस प्रोसेसर है। क्यों? पिन वाले प्रोसेसर में बहुत प्रॉब्लम है, अगर एक भी पिन मुड़ गया या खराब हो गया, मदरबोर्ड के साथ एक भी पिन अगर कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो मदरबोर्ड में डिस्प्ले में प्रॉब्लम आएगा, या तो मदरबोर्ड कैलकुलेशन में करना, या तो ऑन ही नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। इसी वजह से ये पिन वाले प्रोसेसर को कैंसिल करके आजकल सब पिनलेस प्रोसेसर कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ना पिन खराब होने का कोई डर है। ठीक है, ये प्रोसेसर होगा। अच्छा, अब हम इस प्रोसेसर का टाइप लेके आपको बात करते हैं आज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोसेसर कितने टाइप का होता है या क्या टाइप है, आज के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर चल रहा है और क्या फायदा है उसका, है ना, वो सब हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। प्रोसेसर हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब जो प्रोसेसर को बनाता है। मेनली दो मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा पहचान का है, जो आप लोगों ने हमेशा सुनते हैं, एक तो AMD और दूसरा इंटेल। एक दो मेनली आप लोग सुनते हो, है ना। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन हो गया, मेडिटेक हो गया, है ना, फुजिस्टू हो गया। ये सारा क्या करते हैं, ये भी प्रोसेसर बनाते हैं। इवन IBM अपने नाम सुने होंगे, वो भी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिजाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे, सैमसंग नाम सुने होंगे, वो भी प्रोसेसर बनाने का काम करता है ना। तो ये सारे प्रोसेसर बनाने वाले कंपनी है। मेनली हम जो सबसे ज्यादा जानते हैं वो इन दोनों को ही जानते हैं, एक तो AMD, एक इंटेल, क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर सबसे ज्यादा प्रोसेसर जो यूज होता है वो इन्हीं का ही होता है। और मोबाइल के अंदर जाओगे तो फुजिस्टू, मेडिटेक या स्नैपड्रैगन का सबसे ज्यादा यूज प्रेजेंट हो रहा है ना। जो या क्वालकॉम प्रोसेसर भी नाम सुने हो, है ना, जो आपके MI के फोन में आता है, वो क्वालकॉम प्रोसेसर भी, क्वालकॉम जो है वो भी एक मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग का काम, इन्हीं बनाने का काम करते हैं। ठीक है, AMD के जो प्रोसेसर आता है वो आपने सुने होंगे, A4, है ना, A6, A8 और A10। A4 जो होता है वो आपका डुअल कोर प्रोसेसर होता है, जो लो एंड PCs के लिए यूज होता है। जो A4 होता है वो डुअल कोर ही होता है, बट इसका परफॉर्मेंस आज के टाइम में अगर बात करें तो i3 के बराबर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं A8 का, तो A8 आपका i3 और i5 के बराबर के हिसाब से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर भी डुअल कोर प्रोसेसर होता है और उसका प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह सेम i3 और i5 के बराबर का है। ठीक है, वही जगह पर A10 की बात करूं तो i7 की बराबर की प्रोसेसर है वो A10। ठीक है ना, तो ये AMD प्रोसेसर की बात चल रही है। AMD कंपनी इस तरीके के नाम से प्रोसेसर बनाते हैं। वहीं पर इंटेल की अगर बात करें तो इंटेल के आपने सुने होंगे पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, और उसके बाद उन्होंने कोर प्रोसेसर भी बनाना शुरू कर दिया। और आज के टाइम में जो आपका i3, i7 या i5 आप सुने होंगे इंटेलिजेंट प्रोसेसर, वो भी इंटेल बनाने का ही काम करते हैं। चलो हम एक एक करके बात करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर के ऊपर हमने बात कर दी, अब हम बात करते हैं पेंटियम प्रोसेसर की। पेंटियम में आपने सुने होंगे, पहले जमाना था P1, फिर आया P2, फिर आया P3, इसके बाद P4 प्रोसेसर था। सुने थे ना ये, है ना। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि इनमें क्या क्या होता था। यहां पर लिख दिया है ना। सबसे पहले देखो आपका P1 की बात करें तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड था 200 मेगाहर्ट्ज। 200 मेगाहर्ट्ज जिसको क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं। क्लॉक स्पीड मतलब मान के चलो 1 सेकंड के अंदर आप इस रूम का 200 बार चक्कर खा सकते हो। ठीक है, तो उसको 200 मेगाहर्ट्ज। और दूसरा P2 की बात करें तो आपका यहां पर देखो 233 से लेकर 450 मेगाहर्ट्ज इसका स्पीड होगा। P2 के बाद आया P3 जिसका स्पीड और ज्यादा था, 450 से लेकर 1100 मेगाहर्ट्ज P3 का स्पीड था। उसके बाद आया P4 जिसका स्पीड था 1300 से लेके 2000 मेगाहर्ट्ज। 1300 यानी आप चाहो तो आप बोल सकते हो इसको 1300 की जगह 1.3 गीगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि 1000 मेगाहर्ट्ज में 1 गीगाहर्ट्ज होता है। 1000 मेगाहर्ट्ज में 1
गीगाहर्ट्ज होता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1000 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1 गीगाहर्ट्ज, यानी 1.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 2 गीगाहर्ट्ज तक इसका स्पीड होता है। किसका? P4 यानी पेंटियम 4 कंप्यूटर का। इस तरीके से हम पहले पेंटियम प्रोसेसर देखते थे। अब पेंटियम के बाद आ गया कोर प्रोसेसर। कोर प्रोसेसर क्या होता है वो मैं बता देता हूं। कोर प्रोसेसर मतलब जैसे आपने देखे होंगे कुछ भगवान के एक ही सिर, कुछ भगवान के 2 सिर, कुछ भगवान के 4 सिर, कुछ भगवान के 5 सिर, ऐसे होता है ना। जो जितना है उतना ज्यादा वो काम कर सकते हैं। सेम तरीके से मतलब कोई काम अगर एक जना करेगा जितने जल्दी होगा, 2 जना करेगा तो क्या होगा और जल्दी होगा। तो कोर प्रोसेसर में वही चीज ध्यान दिया गया कि एक की जगह क्यों ना 2 प्रोसेसर को एक साथ ऐड कर दिया जाए। तो कोर प्रोसेसर में सबसे पहला था सिंगल कोर। सिंगल कोर मतलब इसमें एक ही कोर होगा और एक ही प्रोसेसर रहेगा, इसको हम बोलते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। ठीक है। सिंगल के बाद आया डुअल कोर। क्या लिखा मैंने? डुअल कोर, जिसमें एक प्रोसेसर के अंदर 2 कोर और एक कोर में एक प्रोसेसर। तो मतलब कितना कोर हो गया? 2 कोर, 2 प्रोसेसर, 2 दिमाग के बराबर काम करेगा। एक ही साथ अगर 2 काम भी आप दे देंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ काम करेगा, तो सीधी सी बात है वो काम जल्दी हो जाएगा। वहीं पर सिंगल कोर में बहुत दिक्कत होगा। एक काम चालू करते रहेगा, एक काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा आगे बढ़ेगा, ऐसे लेट होते रहेगा। इसीलिए डुअल कोर में सिंगल कोर की तुलना में ज्यादा स्पीड मिलता है। अब डुअल कोर के बाद एक और आया था जो लैपटॉप टेक्नोलॉजी, डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम दिया था, वो था कोर 2 डुओ। क्या लिखा है मैंने? कोर 2 डुओ, यानी एक ही प्रोसेसर, इसके अंदर 2 कोर, इस 2 कोर में 2 प्रोसेसर, यानी कितने प्रोसेसर के बराबर काम करेगा? 4 प्रोसेसर के बराबर काम करेगा। तो मतलब स्पीड और ज्यादा मिलेगा, पावर कंजम्पशन भी कम होता है। इसी कारण से ये जो प्रोसेसर है ये लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में सबसे ज्यादा यूज हुआ था ये प्रोसेसर। इसके बाद एक प्रोसेसर और भी आया था जिसको हम क्वाड कोर बोलते हैं, जिसका मतलब 4 कोर। इसमें 2 कोर देख रहे हो, 2 कोर में 2 प्रोसेसर, उसमें आपका 4 कोर और एक कोर में एक प्रोसेसर, मतलब 4 प्रोसेसर के बराबर काम करता है। बट उसका उतना मार्केट में चल नहीं था, इतना आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ था, यानी इतना अच्छा प्रोनाउंस्ड नहीं था हो पाया था। क्यों? क्योंकि वो बिजली कंजम्पशन उस टाइम ज्यादा करता था और उस टाइम उसका यूज उतना अच्छा नहीं कर पाए थे लैपटॉप या डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी के अंदर। वो था आपका क्वाड कोर। क्वाड कोर यानी एक ही प्रोसेसर के अंदर 4 कोर और एक कोर में एक प्रोसेसर। ठीक है। ये डेस्कटॉप या लैपटॉप टेक्नोलॉजी उतना अच्छा काम नहीं आया था, बाद में तो आने लगा, बट पहले जमाने में इसका उतना नाम नहीं था। ठीक है ना। बट आज के टाइम में अगर बात करें मोबाइल, जितना भी आप मोबाइल देखते हैं 7 से 8,000 की रेंज की जो होते हैं या 9,000 की रेंज के होता है, उस सब में ज्यादातर क्वाड कोर प्रोसेसर रहता है। इवन आपका जो i5 या i7 आप देखोगे उसमें भी क्वाड कोर प्रोसेसर ही आप देखोगे। क्वाड कोर प्रोसेसर अच्छा इसलिए होता है इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में, 2 कोर तो आपका ग्राफिक्स संभालने का काम करता है और 2 कोर आपका प्रोसेसिंग संभालने का काम करता है। तो एक ही मदरबोर्ड में एक ही प्रोसेसर पे दोनों काम एक साथ हो जाता है। इसीलिए क्वाड कोर मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। क्वाड कोर के बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं हेक्सा कोर। क्या बोलते हैं? हेक्सा कोर, यानी एक ही प्रोसेसर है जिसमें ऐसे टोटल 6 कोर होते हैं। कितने कोर होते हैं? 6 कोर, मतलब 6 दिमाग के बराबर काम कर सकता है। तो वो सब ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा स्पीड वाला ही होगा, तो उसकी तुलना में क्वाड कोर की तुलना में अच्छा हेक्सा कोर होता है। बट जितना ही कोर बढ़ते जाता है उतना ही पावर कंजम्पशन बढ़ते जाता है, ये भी ध्यान रखना। हेक्सा कोर के बाद दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर यानी एक ही प्रोसेसर जिसमें 8 कोर। कितने कोर है? 8। आप चाहो तो 2 क्वाड कोर को जोड़ के भी ऑक्टा कोर बनाने का काम कर सकते हो।
ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर में 8 कोर प्रोसेसर होते हैं, 8 दिमाग के बराबर वो काम कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके तुलना में इसका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है कि नहीं। आजकल जितना भी आपका 10,000 के ऊपर मोबाइल है देखना सब में ऑक्टा कोर लगा हुआ है, चाहे ऑक्टा कोर 8 कोर का प्रोसेसर हो चाहे ना हो, इसका मतलब 2 क्वाड कोर जोड़ के भी ऑक्टा कोर बना देते हैं, या तो क्या करते हैं एक एक्सा के साथ एक ड्यूअल कोर जोड़ के भी ऑक्टा कोर बना देते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर की वजह से क्या होता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा फायदा होता है। हैंग होने का जो दिक्कत होता है वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। आपका कैमरा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। कैमरा जो आजकल मेगापिक्सल आप देखते हो, ये जो मेगापिक्सल बढ़ रहा है उसके पीछे भी प्रोसेसर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ये आपका हो गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर के ऊपर और एक प्रोसेसर भी होता है जिसको रावण भी बोलते हैं। क्यों? उसमें 10 कोर होता है। जैसे रावण का 10 दिमाग था ना, वैसे ही उसका भी 10 प्रोसेसर होता है। एक ही प्रोसेसर जिसके अंदर ऐसे करके टोटल 10 कोर होता है, यानी 10 दिमाग के बराबर काम करता है रावण के जैसा। सीधी सी बात है, बाकियों की तुलना में इसका स्पीड भी अच्छा ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोर के ऊपर बेस करके प्रोसेसर। मैंने अभी आपको एक बात बताया था, जितना भी कोर बढ़ते जाता है उतना ही पावर कंजम्पशन बढ़ते जाता है। तो हमें ऐसा प्रोसेसर चाहिए था जो पावर कंजम्पशन भी जरूरत के हिसाब से करे। जब जरूरत हो तो ज्यादा पावर कंज्यूम करे, जब जरूरत ना हो तो कम पावर कंज्यूम करे। इसीलिए इंटेलिजेंट प्रोसेसर की जरूरत है। ये इंटेलिजेंट प्रोसेसर के रूप में किसका जन्म हुआ? वही आप जो सुनते हो आप i3, i5 या i7। तो अब हम बात करते हैं i3, i5 या i7 प्रोसेसर को लेकर। मैं इसको लिख लेता हूं ना, एक मिनट। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो मैंने यहां पर वो इंटेलिजेंट प्रोसेसर के बारे में आपका लिखा है, जिसमें i3, i5 एंड i7 तीन प्रोसेसर का एक कंपैरिजन चार्ट आपको मैंने बना के दिखाने की कोशिश किया है। सबसे पहले बात करें क्लॉक स्पीड की, प्रोसेसर के स्पीड की अगर बात करें तो इसका स्पीड जो होता था वो 3.4 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसका स्पीड 2.4 से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसका स्पीड 2.9 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक इसका स्पीड होता है। वही जगह पर अगर नंबर ऑफ कोर की बात करें तो i3 प्रोसेसर डुअल कोर प्रोसेसर के बराबर होता है, i5 डुअल कोर का भी आता है, क्वाड कोर का भी होता है। वो आपको प्रोसेसर के नंबर में लास्ट में जो सीरीज नंबर है वो देख के पहचानना पड़ता है। अगर उसमें क्यू लिखा हुआ है तो वो क्वाड कोर है, यानी 4 कोर का प्रोसेसर है। i7 तो क्वाड कोर का ही प्रोसेसर होता है, उसमें कोई मतलब नहीं है डुअल कोर का। नेक्स्ट हाइपर, अच्छा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? जो प्रोसेसर और रैम के बीच में रह के काम करता है, एक हाई स्पीड मेमोरी जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। एक्चुअली प्रोसेसर का स्पीड आप देख रहे हो बहुत ज्यादा, उसकी तुलना में रैम का स्पीड स्लो होता है, स्लो। जैसे आप कभी भंडारा में गए हो तो भंडारा में जो खाना खाने वाले होते हैं वो लाइक प्रोसेसर बहुत जल्दी खाना खाते हैं, बहुत जल्दी डिमांड करते हैं। बट जो बनाने वाले हैं तो जो खाना बना रहे हैं वो लाइक रैम होता है जो धीरे धीरे बना पा रहा है। तो उन दोनों के बीच में गैप मेंशन करके रखने के लिए, मतलब सही से काम चल पाए, रुक ना जाए काम, इसलिए हम क्या करते हैं पहले से ही बनवा के बफर में रखते हैं। सेम प्रोसेसर और रैम के बीच में भी एक बफर होता है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, जो क्या करता है डाटा को पहले से स्टोर करके रखता है और जब भी मतलब बफर करके रखता है और जब भी प्रोसेसर को चाहिए होता है उस टाइम उसको देते रहता है। इसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी जो होता है वो i3 प्रोसेसर में 3 से लेकर 4 MB का कैश मेमोरी होता है, i5 में 4 to 6 MB का होता है। वही जगह पर i7 में 6 से लेकर 8 MB तक की कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी होने की वजह से प्रोसेसर का स्पीड और बढ़ जाता है, क्योंकि काम करने का परफॉर्मेंस बन जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो जल्दी काम कर पाता है, क्योंकि उसको सप्लाई देने के लिए कोई और एक जना ऑलरेडी काम कर रहा है उसके पीछे डाटा। ठीक है ना। नेक्स्ट हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका क्लोन बना देता है। जैसे एक क्लास में यहाँ पर खड़ा होकर ले रहा हूं, अगर मेरे जैसा ही कोई क्लोन होता है तो एक साथ 2 क्लासेस रिकॉर्ड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्लोनिंग करने का काम जो होता है इसको हम हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी i3 में भी होता है, i7 में भी होता है। मतलब i3 का प्रोसेसर जो डुअल कोर है वो क्वाड कोर के बराबर काम कर सकता है। सेम जो क्वाड कोर का प्रोसेसर i7 है वो 8 कोर यानी ऑक्टा कोर के बराबर काम करना शुरू कर देता है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी जगह आता है नेक्स्ट टार्बो बूस्टिंग, जो मैं आपको बोल ही रहा था इंटेलिजेंट प्रोसेसर के काम।
जब जरूरत होगा तब प्रोसेसर फुल स्पीड में काम करे, जब जरूरत नहीं है तब फुल स्पीड में काम ना करे। क्यों? अगर फुल स्पीड में काम करेगा तो सीधी सी बात पावर कंजम्पशन कंटिन्यूअस ज्यादा करते रहेगा, जबकि जब जरूरत है तभी करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए टर्बो बूस्टिंग टेक्नोलॉजी रखा गया है। i3 प्रोसेसर के अंदर कोई टर्बो बूस्टिंग टेक्नोलॉजी होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइपर फिटिंग है, बट टर्बो बूस्टिंग का कोई कहानी नहीं है, इसलिए काम देता है। बट हाँ, लोअर अमाउंट ऑफ काम के लिए सही है, बट अगर थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट काम करना है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो i5 की तरफ चाहिए, और ज्यादा अच्छा चाहिए तो i7, जिसको ग्राफिक वगैरह के काम करना पड़ता है वो i7 प्रोसेसर लेके ही जाना चाहिए ना, i7 प्रोसेसर लेके इसको काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये हो गया मेरा टर्बो बूस्टिंग का। i3 में कोई टर्बो बूस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं होता, i5 में टर्बो बूस्टिंग टेक्नोलॉजी होता है, i7 में भी टर्बो बूस्टिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिस वजह से i5 का स्पीड i3 से बढ़ जाता है, बट i7 से थोड़ा सा कम होता है। वही जगह पर अगर ग्राफिक की बात करूं तो i3 का ग्राफिक लो क्वांटिटी का होता है, लो क्वालिटी का बोल सकते हो, वहीं पर i5 का मिड रेंज का होता है, और i7 का ग्राफिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, के मोड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। के मोड मतलब प्रोसेसर अनलॉक है कि नहीं, अनलॉक मतलब चाहो तो प्रोसेसर का स्पीड और बढ़ा सकते हो कि नहीं। तो ये अनलॉकिंग का जो काम होता है वो आपका प्रोग्रामिंग केस में बहुत ज्यादा काम आता है, आप नॉर्मल लाइफ में उसका यूज होता नहीं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये के मोड i3 प्रोसेसर के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट i5 एंड i7 दोनों में ये मोड अवेलेबल होता है, मतलब प्रोसेसर अनलॉक होता है, आप चाहो तो उसका स्पीड और भी बूस्ट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये था आपका तीनों प्रोसेसर के अंदर डिफरेंस। इसीलिए अगर आप लो बजट में कोई पीसी चाहते हो तो i3 में ले लो, मिड बजट में चाहते हो तो i5 ले लो, और हायर बजट में है तो i7 ले लो। बट हाँ, काम के ऊपर बेस करके, अगर आपको सिर्फ नेट सर्फिंग ही करना है और सिर्फ गाना और मूवीज देखना है तो उसके लिए i3 ही काफी है। इसके साथ साथ कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है या कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है तो बेटर ऑप्शन क्या i5 के साथ चाहिए। अगर आपको ग्राफिक वगैरह के ऊपर काम करना होता है, कोई डिजाइनिंग के ऊपर काम करना होता है, तो उस केस में आप ऑब्वियसली i7 के साथ काम कीजिए। इस तरीके से आप प्रोसेसर चूज कीजिए जो आपका काम के जरूरत हो। हाँ, और एक बात, प्रोसेसर एंड डिजिटल गैजेट के केस में कभी भी ये नहीं होता कि आज आपका वाला जो बेस्ट प्राइस में आप परचेस कर रहे हैं कल वही बेस्ट मिलेगा, वही बेस्ट प्राइस उसका रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ये होता है कि जितना दिन जाता है मार्केट उतना अपडेट होता है, और जितना अपडेट होता है, जितना अपग्रेड होता है, उसका टेक्नोलॉजी उतना सस्ता होते जाता है धीरे धीरे, और आपका टेक्नोलॉजी जो पुराना होते जाता है वो महंगा ही रहता है। तो इसलिए ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो परचेज करते टाइम कभी भी आप पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए, जितना आपका जरूरत है उसी हिसाब से आप प्रोसेसर लेके परचेज कीजिए। प्रोसेसर के बाद नेक्स्ट जो हम क्लास देखेंगे उसमें हम दो चीज लेके और एक बात करेंगे, तो रैम आपका और एक आपका हार्ड डिस्क, ये दोनों चीज लेके हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर इस क्लास में आपका कुछ डाउट है तो हमारे डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने जो दिखाया प्रोसेसर का टाइप लेके आपको बात कर रहे थे, प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर के ऊपर इंडिया में दो टाइप यहाँ पर दिखाए, AMD और इंटेल। इसके अलावा मैंने बताया था और भी कंपनीज होते हैं जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेडिटेक, IBM नाम सुने थे ना, फुजित्सु मैंने बताया था, स्नैपड्रैगन बताया था, क्वालकॉम बताया था ना। तो ये सारे प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो प्रोसेसर बनाने के काम करते हैं। AMD का इंटेल प्रोसेसर आता है, पेंटियम प्रोसेसर आता है, इंटेल पेंटियम सुने होंगे। और AMD की बात करें तो इसका A4, A6, A8, A10 ऐसे प्रोसेसर आता है, ठीक है। पेंटियम प्रोसेसर में सबसे पहले था P1 प्रोसेसर जिसका स्पीड 200 मेगाहर्ट्ज था, P2 आया 233 लेके 400 मेगाहर्ट्ज के अंदर, P3 आया 450 लेके 1100 मेगाहर्ट्ज के अंदर, एंड P4 था 1300 से लेके 2000 मेगाहर्ट्ज के अंदर। 2000 मेगाहर्ट्ज मतलब 2 गीगाहर्ट्ज भी बोल सकते हो, क्यों? 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब 1 गीगाहर्ट्ज होता है। इसके बाद मैंने बताया आपको कोर प्रोसेसर की बात में, कोर प्रोसेसर में सिंगल कोर में एक ही कोर होता है, डुअल कोर में 2 कोर होता है। उसी जगह पर कोर टू कोर में 2 कोर और एक ही कोर में 2 प्रोसेसर, यानी 4 कोर के बराबर, यानी 4 प्रोसेसर के बराबर काम करता है। वही जगह पर क्वाड कोर में इंडिविजुअली 4 कोर होता है और एक एक कोर में एक एक प्रोसेसर होता है, यानी 4 दिमाग के बराबर काम करता है। वही क्वाड कोर की जगह अगर मैं बात करूं हेक्सा कोर, तो इसमें 6 कोर होता है और 6 प्रोसेसर 6 दिमाग के बराबर काम करता है। ऑक्टा कोर में 8 कोर और 8 प्रोसेसर में 8 दिमाग के बराबर काम करेगा। वही जगह पर अगर मैं बात करूं डेका कोर, तो इसमें 10 कोर दिमाग रावण की जैसा काम करेगा, रावण के दिमाग जैसा नहीं, 10 दिमाग एक साथ काम करना शुरू करता है, इसको हम डेका कोर प्रोसेसर बोलते हैं। उसके बाद मैंने बात करा था इंटेलिजेंट प्रोसेसर, क्यों बात करा था? मैंने बोला था कोर बढ़ाने से बिजली कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिजली कंजम्पशन बढ़ेगा तो लैपटॉप, मोबाइल इन सब में ये काम नहीं देगा, क्यों? इसमें जो बैटरी है वो लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड पावर सप्लाई दे सकता है। फिर क्या करेगा? फिर इसी कारण से आजकल इंटेलिजेंट प्रोसेसर के ऊपर जा रहे हैं। जो जरूरत होगा तो ज्यादा स्पीड में काम करेगा, जरूरत नहीं होगा तो कम स्पीड में काम करेगा, तो कम पावर कंज्यूम करेगा। मतलब ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा खाएगा, कम काम करेगा तो कम खाएगा।
तो इसीलिए इंटेलिजेंट प्रोसेसर है, जिसमें i3, i5 और i7 तीन टाइप का प्रोसेसर आप लोग मेनली अभी देखते हो। एक i9 भी है अभी, बट हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तीनों की बात करूं जो मार्केट में एट प्रेजेंट सब जगह अवेलेबल है, i3, i5 एंड i7। इसमें i3 की बात करूं तो i3 का स्पीड जो है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। i5 की बात करूं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक इसका स्पीड है। i7 की बात करूं तो 2.9 से लेकर 4.2, मतलब इन दोनों का स्पीड नियर अबाउट बराबर है, इसका कम है। बट फिर भी ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 ही कोर है, इसमें 2 से 4, इसमें 4 कोर होता है। समझ में आ गया? उसके अलावा इसका कैश मेमोरी सबसे ज्यादा होता है। कैश मेमोरी की बात करें तो i3 में 3 से लेकर 4 MB का कैश मेमोरी होता है, वहीं पर i5 में 4 से लेकर 6 MB का कैश मेमोरी होता है, i7 में 6 से लेकर 8 MB का कैश मेमोरी होता है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं तो i3 में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, i7 में अवेलेबल है, बट i5 में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हाइपर थ्रेडिंग मैंने बोला क्लोनिंग करने का क्षमता। नेक्स्ट हम बात करें टाइमर टेक्नोलॉजी की, तो i3 में अवेलेबल नहीं है, बट i5 और i7 में वो चीज अवेलेबल है। ग्राफिक प्रोसेसिंग की बात करें तो i3 में लो क्वालिटी ग्राफिक होता है, वहीं पर i5 में मिड रेंज का और यहाँ पर हाई का। तो सीधी सी बात, प्राइस की बात करेंगे तो ये लो प्राइस, ये मिड रेंज के प्राइस में और ये हाई लेवल के प्राइस में मिलता है, सीधी सी बात है। ठीक है, वही जगह पर के मोड यानी प्रोसेसर अनलॉक है कि नहीं ये देखने के लिए हम देखते हैं सिर्फ i5 और i7 दोनों के मोड में होता है, i3 नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट्स जिसमें हमने बात करें मदरबोर्ड में, इसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में। कल हम बात करेंगे रैम एंड हार्ड डिस्क के बारे में। ओके, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ क्वेरी है, डाउट सेशन में इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।